नमस्कार दोस्तों, लेक्चर नंबर 74 ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। दिस इज लेक्चर नंबर 74 बाय द वे। और 74th लेक्चर में हम यहाँ से देखने वाले स्ट्रेन से, ठीक है। तो स्ट्रेन मतलब कि फ्रैक्शनल चेंज इन साइज, लेंथ, वॉल्यूम और शेप, ठीक है ना। तो स्ट्रेन क्या होता है बेसिकली, जब स्ट्रेस अप्लाई होता है किसी भी बॉडी पे, जो हमने स्ट्रेस पढ़ा था ना पिछले क्लास में, लेक्चर नंबर 73 में पढ़ा था स्ट्रेस हमने, ठीक है। ये 74 है। तो स्ट्रेस में हमने क्या पढ़ा था कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, ठीक है ना। तो स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो जब भी किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाया जाता है तो उसमें स्ट्रेन भी डेवलप होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया जाता है बेसिकली, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन साइज और शेप, ठीक है ना। अब साइज और शेप में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ नहीं है, साइज यानी कि लेंथ या वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो साइज में चेंज आ रहा है, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है बॉडी पे शेप में भी चेंज आ जाए। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए मेरी ये रॉड यहाँ से लटकी हुई है और ये यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। जिस सपोर्ट से लटकी है रॉड, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है सपोज, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जब मैं यहाँ से इसको खींचता हूँ इस रॉड को नीचे की ओर, तो ये रॉड का वॉल्यूम जो है उतना ही रहता है, ठीक है ना। ऐसा ये यहाँ से नीचे से फोर्स लगाने के बाद में ये रॉड ऐसी नहीं हो जाती, ठीक है ना, ऐसी नहीं होती, ठीक है। समझ में आ रही है बात मेरी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि फ्रैक्शनल चेंज इन साइज अगर हम ले रहे हैं तो साइज में तो लेंथ या वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो साइज में तो चेंज आ गया इसके, ठीक है ना। लेकिन शेप में चेंज जरूरी नहीं है कि हमेशा आए, ठीक है ना। ये ऐसा अगर हो गया तो शेप में चेंज आ गया, पर यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन नहीं लेता हूँ या ऊपर में ये जो क्लैंप है फ्रिक्शन लेस है सपोज, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से जब फोर्स लगाऊंगा तो ये ओनली रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होएगा, ठीक है ना। रॉड का जो है वॉल्यूम उतना ही रहेगा, डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है ना, इलोंगेट हो जाएगी रॉड, ठीक है ना। वो उस केस में शेप में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। और शेप में चेंज किस केस में आएगा, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है ऊपर में तो फिर शेप में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा मैं बनाता हूँ, ये रॉड है मेरी और यहाँ पे सपोज फ्रिक्शन है, तो क्या होगा, जब मैं इसको खींचूंगा रॉड को नीचे की ओर, तो रॉड को जब नीचे की ओर खींचूंगा तो ये रॉड ऐसा शेप ले लेगी, ठीक है ना, ऊपर से चौड़ी और नीचे से सकरी, ठीक है ना। पर हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऐसी सिचुएशन नहीं मानते, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। तो इस केस में क्या हुआ, शेप में चेंज आ गया अगर फ्रिक्शन है तो, ठीक है ना। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो देयर इज नो चेंज इन शेप, ठीक है ना। शेप में चेंज नहीं होगा क्योंकि शेप सिलेंड्रिकल का सिलेंड्रिकल ही रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। तो वही है स्ट्रेन यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन साइज और शेप, ठीक है ना। तो जब भी स्ट्रेस लगाया जाता है किसी बॉडी पे, जैसे यहाँ पे स्ट्रेस लगाया था इस रॉड पे, तो इसमें स्ट्रेन भी डेवलप होएगा, ठीक है ना। स्ट्रेन भी डेवलप होएगा। स्ट्रेन मतलब क्या है, फ्रैक्शनल चेंज है बेसिकली, ठीक है ना। फ्रैक्शनल चेंज इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है ना। जैसे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बोले तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बोले तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ में आ रही बात मेरी। तो इसी को स्ट्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल चेंज कैसे डिफाइंड होता है, उस क्वांटिटी का चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो वैल्यू थी उस क्वांटिटी की, वो, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। तो स्ट्रेस जब भी अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन आता है उस बॉडी में, ठीक है ना। नाउ हुक्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है। अब हम हुक्स लॉ देखेंगे। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाहर जाओगे तो बात अलग है। इलास्टिक लिमिट के बाहर जाओगे तो बॉडी में ब्रेक और बॉडी में डिफॉर्म, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो रॉड यहाँ पे थी, ठीक है, इसको अगर मैं इसके बाहर फोर्स लगा दूँ, इलास्टिक लिमिट के बाहर फोर्स लगा दूँ, ठीक है ना। ये फोर्स लगाया मैंने नीचे की ओर और इलास्टिक लिमिट के बाहर लगाया, तो क्या होगा दोस्तों, या तो रॉड टूट जाएगी, या तो फिर अगर ना भी टूटे तो ये जो मान लीजिए इसकी लेंथ L थी, ठीक है ना। फोर्स लगाने के बाद में इसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है ना। अब मैं इलास्टिक लिमिट के बाहर फोर्स लगाया हूँ तो क्या होएगा, ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगी बॉडी, सब कुछ डेल्टा L मतलब लंबी ही रहेगी, थोड़ी सी लंबी। जैसे मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की रॉड है, मान लीजिए, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर की रॉड है, 4 सेंटीमीटर की रॉड है और इसको मैंने नीचे से फोर्स लगाया, तो हो सकता है ये इलोंगेशन होके 6 सेंटीमीटर की हो जाए। पर मैंने अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर लगाया फोर्स, तो ये जब ओरिजिनल साइज जो है 4 सेंटीमीटर का रिगेन नहीं करेगी। 6 सेंटीमीटर इलोंगेट हुई थी फोर्स लगाने पे, और फोर्स हटाने पे ये
5 सेंटीमीटर या 4.2 सेंटीमीटर ऐसा लेंथ ले लेगी, ठीक है ना। तो हुक्स लॉ जो है ऐसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता जब इलास्टिक लिमिट के बाहर फोर्स लगता है तब, ठीक है ना। तो अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगा रहे हो तो हुक्स लॉ विल अप्लाई, ठीक है ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू ई, इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो कुछ बुक्स में इसको ऐसा भी दिया गया है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या फिर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है ना। सो बोथ आर द सेम, ठीक है ना। तो हुक्स लॉ ऐसा कहता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो इलास्टिक लिमिट के अंदर, अगर इलास्टिक लिमिट के विद इन फोर्स लगाया है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो वैल्यू आता है वो कांस्टेंट के बराबर आता है, ठीक है ना। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज इलास्टिसिटी कांस्टेंट और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। सो दिस इज द हुक्स लॉ, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट्स की अब हम बात कर लेते हैं। तो यंग मॉड्यूलस वाई, ठीक है ना। यंग मॉड्यूलस वाई क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे ये वाला जो केस था इसमें लॉन्गिट्यूडनल लगाया था ना, देखिए इसके लेंथ के अलॉन्ग लगाया, ठीक है। लेंथ के अलॉन्ग लगाया इसलिए क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ठीक है ना। या फिर ये रॉड लटकी हुई थी क्लैंप से अटैच्ड, तो इसको जो फोर्स लगाया ये इसकी लेंथ के अलॉन्ग लगाया, तो लेंथ के अलॉन्ग लगाया तो लॉन्गिट्यूडनल कहा जाएगा। समझ में आ रही ना बात? दैट्स वाई द वर्ड लॉन्गिट्यूडनल। सो लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी कि एफ बाई ए और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेन की डेफिनेशन अभी बताई थी, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम। तो उसी डेफिनेशन से डेल्टा एल बाई एल आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का वैल्यू तो यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द वैल्यू फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। सो यंग्स मॉड्यूलस ऐसा डिफाइंड होता है, ये इलास्टिक कांस्टेंट ये एक प्रकार का, ठीक है ना। और ये सब विद इन इलास्टिक लिमिट बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये बेसिकली हुक्स लॉ ही है, कुछ और नहीं है, हुक्स लॉ ही है, अप्लाई किया है। लेकिन हुक्स लॉ के अलग अलग रूप है। ये ई जो है ना यहाँ पे जो कांस्टेंट ई आ रहा था, इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला जो कांस्टेंट था, तो दैट कांस्टेंट बेसिकली टेक्स वेरी डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है ना। it has very different types. Sometimes it's called as Young's modulus, sometimes it's called as something else, ठीक है ना। तो अलग अलग होता है उसका, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यंग्स मॉड्यूलस ऐसा डिफाइंड होता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। तो ये आएगा वैल्यू इसका, ठीक है। ये डिनोमिनेटर का एल ऊपर चला जाएगा ना। तो एफ बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एल बाई डेल्टा एल, ठीक है ना। तो ये आ गया यंग्स मॉड्यूलस वाई का वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली। ये बात भी ध्यान रखना है आपको कि जो यंग्स मॉड्यूलस है ये ओनली सॉलिड्स के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है ना। यंग्स मॉड्यूलस जो है ओनली सॉलिड्स के लिए डिफाइंड होता है, ये बात ध्यान में रख लेना। क्योंकि ऐसा लॉन्गिट्यूडनल जैसे कोई लिक्विड रखा है बीकर में, तो लिक्विड को थोड़ी तुम ऐसा स्ट्रेस लगा सकते हो यार। लिक्विड को मान लो ऐसे नीचे से फोर्स लगाया, पहली बात तो लिक्विड या गैस जो है, फ्लूइड्स जो है, उनको कंटेनर लगता है रखने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा कर ही नहीं सकते जैसे ये रॉड को नीचे से फोर्स लगा रहे थे सॉलिड रॉड को, वैसा लिक्विड और गैस के साथ तो कर ही नहीं सकते ना आप, ठीक है ना। क्योंकि वो तो हमेशा कंटेनर के अंदर रहेगी, ये लिक्विड और गैस फ्लूइड्स है ना वो। समझ में आ रही है बात? तो ये जो चीज़ है यंग्स मॉड्यूलस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये ओनली एंड ओनली सॉलिड्स के लिए डिफाइंड होता है। समझ में आ रही है बात मेरी? सो वहाँ लिखा हुआ है कि डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली, ठीक है। सो वो भी चीज़ हो गई कवर, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो कर ही नहीं सकते तुम, जैसे रॉड को फोर्स लगाए थे नीचे से, वैसा किसी लिक्विड या सॉलिड को लगा ही नहीं सकते। और अगर लगा भी दिया गलती से तो भी वो ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा ये वाली, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, इसलिए यंग्स मॉड्यूलस डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली, ठीक है। फिर बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं के, ठीक है। ये सबके लिए डिफाइंड होता है, ठीक है ना। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है ना। होता तो तीनों के लिए डिफाइंड है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए। लेकिन यूजुअली प्रेशर से सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता यूजुअली, ठीक है ना। यूजुअली सॉलिड इतना रिजिड होता है कि प्रेशर लगाने पे भी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, यूजुअली बोल रहा हूँ मैं, नॉट ऑलवेज, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगा लोगे तो सॉलिड का भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा प्रेशर के साथ, ठीक है ना। जैसे अर्थ के इंटीरियर में होता है, ठीक है ना।
लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बल्क मॉड्यूलस की, और हम छोटा मोटा प्रेशर अगर हम लगाते हैं तो लिक्विड और गैसेस के वॉल्यूम में कंसिडरेबल चेंज आता है, सॉलिड के वॉल्यूम में कंसिडरेबल चेंज नहीं आता, ठीक है ना। तो ये बल्क मॉड्यूलस हालांकि सारों के लिए डिफाइंड है, लेकिन यूजुअली गैसेस एंड लिक्विड्स के लिए ही, इसको फ्लूइड्स के लिए बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रख लेना। तो अब बल्क मॉड्यूलस है क्या बेसिकली, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है ना। तो बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन होती है कि बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है ना। अब वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर होता है भाई साहब, ठीक है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब कि जितना आप प्रेशर लगा रहे हो ना, जो आप प्रेशर लगा रहे हो, जैसे मान लीजिए मेरा ये कंटेनर है, इसमें गैस रखी है, बलून है, इसमें गैस है सपोज, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इधर आसपास का जो प्रेशर है मैंने बहुत बढ़ा दिया, ठीक है ना, बहुत बढ़ा दिया। तो क्या होगा कि ये सिकुड़ जाएगा, गैस जो है छोटे वॉल्यूम में समा जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी प्रेशर बाहर से लगाया मैंने, दैट इज डीपी, ठीक है ना। डीपी इज द आउट, जो बाहर से मैंने प्रेशर लगाया, और उसी को कहा जाता है बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी। बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस उसी को कहा जाता है, डीपी को ही कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जितना प्रेशर आपने लगाया उसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये डीपी क्यों कहा गया भाई साहब, पी क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जितना चेंज करोगे प्रेशर को बढ़ा रहे हो ना, मान लो प्रेशर को बढ़ा रहे हो, तो मान लीजिए पहले प्रेशर था P और फिर कर दिया आपने P प्लस डी, ठीक है ना। तो पहले वॉल्यूम था V, फिर हो गया V माइनस डी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। ये मान लीजिए मेरा बलून है, इसमें गैस है, ठीक है ना। डीपी प्रेशर मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है, आसपास से डीपी प्रेशर बढ़ा दिया है, तो इसका वॉल्यूम जो इनिशियली V था वो V माइनस डी हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो उसका जो वॉल्यूम है V माइनस डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन इसीलिए लगाया है क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है ना। तो जो प्रेशर लगाते हैं उसी को बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कुछ बुक्स में प्रेशर चेंज इन प्रेशर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो वर्क और वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है ना। वॉल्यूम स्ट्रेन का ऐसे डिफाइंड होगा, स्ट्रेन का ऐसे डिफाइंड होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम से, ठीक है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेन का ऐसे फ्रैक्शनल चेंज, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ही तो है ना। समझ में आ रही है बात। तो बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ रिजिडिटी मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। रिजिडिटी मॉड्यूलस यानी कि ईटा, ठीक है ना, होपफुली इसको ईटा ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईटा का वैल्यू जो है नीटा बोलते हैं शायद, नीटा, ठीक है, एन के तरह दिख रहा है, नीटा बोलते हैं, ठीक है। तो नीटा है ये, ठीक है। तो ये नीटा का वैल्यू किसके इक्वल आता है, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस, यानी कि रिजिडिटी मॉड्यूलस नीटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये मैंने पूरा क्यूब नहीं बनाया यहाँ पे, ये दिस इज नॉट फुल क्यूब, ये पीछे के फेसेस नहीं दिखाए मैंने इसमें, ठीक है ना। सिर्फ ये ऊपर का और साइड का फेस दिखा दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अपर फेस पे ये पूरा क्यूब है मान के चलना, ऐसा पीछे से पूरा, ठीक है, ऐसा क्यूब है मान के चलना, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, नहीं तो वो बहुत गिचड़ मिचड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अभी तो यहाँ पे ऐसा मैंने शियरिंग स्ट्रेस लगाया, ठीक है ना। तो रिजिडिटी मॉड्यूलस की डेफिनेशन होती है कि ये जैसे अपर फेस पे क्यूब के उसके पैरेलल, फेस के पैरेलल आपने फोर्स लगाया है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये वाला जो फेस है ये इस तरीके से आ जाएगा, ये पहले ऐसा था अब ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो थीटा से डिविएट किया है, ठीक है ना, थीटा एंगल से डिविएट किया है, ठीक है, यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए। तो टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन होगी भाई, स्ट्रेस की डेफिनेशन वही होगी, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो स्ट्रेस तो वही रहा, ठीक है, लेकिन जो शियरिंग स्ट्रेन है, स्ट्रेन यहाँ पे अलग तरीके से डिफाइंड होगा, ठीक है ना। फ्रैक्शनल चेंज वहाँ पे डिफाइंड होता था ना, अब यहाँ पे अलग तरीके से स्ट्रेन डिफाइंड होगा क्योंकि ये शियरिंग स्ट्रेन है, ठीक है ना। शियरिंग स्ट्रेन और सादे वाले स्ट्रेन में फ़र्क समझ लेना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफरेंट,
ठीक है ना। ये जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम वाला जो हमने लिखा था ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेफिनेशन था, ठीक है ना। ये देखिए ये सब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का था, ठीक है ना। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेफिनेशन था, डेल्टा एल बाय एल या फिर डेल्टा वी बाई वी, ये सब क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू था। पर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेन ले रहे हैं। सो द डेफिनेशन विल चेंज हियर, ठीक है। इसका तो डेफिनेशन वही रहेगा, स्ट्रेस का तो वही रहेगा, लेकिन स्ट्रेन का डेफिनेशन बदल जाएगा। तो स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है वैसा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स प्लेन, ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, ठीक है। ये जो फोर्स है इलास्टिक लिमिट के अंदर है, मतलब कि ये थीटा जो है, थीटा इज स्मॉल, ठीक है ना, थीटा इज स्मॉल, ठीक है। ये अजम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। तो शियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन, ये जो एफ फोर्स लगाने पे जो ये एल डिस्प्लेसमेंट आया प्लेन में, और ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स प्लेन, ये वाला जो प्लेन है नीचे का, इससे जो डिस्टेंस है ये एल के बराबर है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। सो एज द ये जो डिस्टेंस है ये भी चेंज नहीं हुआ है, थीटा इतना स्मॉल है कि ये कैपिटल एल चेंज नहीं हुआ है, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन स्मॉल एल के बराबर हुआ, और जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स प्लेन, ये फिक्स प्लेन था ना, यहाँ पे नीचे फिक्स था क्यूब आपका, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल के बराबर आया, ठीक है ना। सो इसी को ट्रिग्नोमेट्री से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोलते हैं ना। टेन थीटा किससे डिफाइंड होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से डिफाइंड होता है ना, ठीक है ना। हाइट अपॉन बेस से डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये इसकी जो हाइट है ये एल के बराबर है और बेस एल के बराबर है, ठीक है ना। तो टेन थीटा के डेफिनेशन क्या होगा, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, ठीक है ना। ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात। सो टेन थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल के बराबर है, समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है। सो थीटा इज स्मॉल, अब यहाँ पे मैंने थीटा इज स्मॉल पहले ही बताया था, तो जब भी थीटा स्मॉल होता है तो टेन थीटा का वैल्यू थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है ना। सो यहाँ से शियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू किसके बराबर आ गया भाई, शियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू, ये देखो ये शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, इसका वैल्यू थीटा के बराबर आ गया, ठीक है ना। और ये स्ट्रेस का वैल्यू तो एफ बाई ए था ही, तो यहाँ पे रख दोगे एफ बाई ए और यहाँ पे रख दोगे थीटा, ठीक है। तो क्या आएगा वैल्यू, एफ बाई ए डिवाइडेड बाई थीटा आएगा, ठीक है ना। एफ बाई ए डिवाइडेड बाई थीटा, तो एफ बाई ए डिवाइडेड बाई थीटा करोगे तो एफ बाई ए थीटा आएगा, ठीक है ना। नाउ एफ बाई ए किसके बराबर है, एफ बाई ए किसके बराबर है भाई, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है, ठीक है ना। जो आपका स्ट्रेस है यहाँ पे, जो आपका स्ट्रेस है वो देखिए ना, ये टेंजेंशियल फोर्स है, लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं है, टेंजेंशियल है, फेस के पैरेलल लगाया तो टेंजेंशियल है फेस के। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया ए है, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होगा भाई, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होगा, टी के बराबर होगा, ठीक है ना। एफ बाई ए इज इक्वल टू टी, ठीक है, मान लिया तुमने। सो द वैल्यू ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसको, नीटा, यानी कि रिजिडिटी मॉड्यूलस। तो रिजिडिटी मॉड्यूलस का जो वैल्यू आया तुम्हारा टी बाय थीटा के बराबर आया, ठीक है ना। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ शियर, ठीक है ना। इसको एंगल ऑफ शियर बोला जाता है, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ शियर, ठीक है। सो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ शियर तुम्हारा किसके बराबर आता है, रिजिडिटी मॉड्यूलस के बराबर आता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। नाउ वी विल गो ऑन टुवर्ड्स पॉइजन्स रेशो, ठीक है। पॉइजन रेशो क्या होता है, सिग्मा से डिफाइन किया जाता है। तो वही वाली सिचुएशन है, ये जो रॉड है, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये जो ऊपर है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये जब रॉड को नीचे से फोर्स लगाते हैं तो ये रॉड ऐसी नहीं होती, ठीक है ना, ऐसी नहीं हो जाती। समझ में आ रही बात मेरी, मतलब रॉड जो है वो पतली होती है, ऐसी यहाँ से उतनी ही विड्थ रही और इधर से कम हो गई, ऐसा नहीं होता। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं ऊपर का सरफेस, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब एफ फोर्स नीचे से लगाओगे तो वॉल्यूम उतना का उतना ही रहेगा, रॉड का वॉल्यूम विल रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है ना। वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेंथ बढ़ जाएगी और रेडियस घट जाएगी, ठीक है ना। आपका जो सिलेंडर का वॉल्यूम है कैसे दिया जाता है, पाई आर स्क्वायर एच से दिया जाता है, ठीक है ना।
आप यहाँ पे एच बढ़ा रहे हो, नीचे से फोर्स लगा के एच बढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो आपका आर है, आर आपका घट रहा है, ठीक है ना, तो आपका वॉल्यूम जो रहेगा रॉड का उतने का उतना ही रहेगा। समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है। सो पॉइजन रेशियो सिग्मा यानी कि लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। लेटरल स्ट्रेन लेटरल मतलब क्या होता है भाई, ठीक है ना, साइड से, साइड का, ठीक है ना। तो ये देखो साइड से इसकी लेंथ कम हो रही है, ठीक है ना, तो ये लेटरल स्ट्रेन पड़ रहा है, ठीक है ना। और देखो स्ट्रेन इसमें कैसा पड़ रहा है, स्ट्रेन तो लॉन्गिट्यूडनल पड़ रहा है क्योंकि आप लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, दो प्रकार के स्ट्रेन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक लेटरल। लेटरल कैसा, लेटरल ऐसा वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसकी लंबाई तो बढ़ रही है, तो लंबाई बढ़ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है, और मोटाई घट रही है तो विड्थ घट रही है, तो विड्थ कम हो रही है, तो दैट इज ऑब्वियसली लेटरल स्ट्रेन। समझ में आ रही है ना बात मेरी। सो द थिंग इज लाइक दिस। सो वी विल राइट पॉइजन रेशियो सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो पॉइजन रेशियो को ऐसे डिफाइन किया जाएगा, सिग्मा लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। लेटरल मतलब जो मोटाई से रिलेटेड है और लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लेंथ से रिलेटेड, ठीक है ना। तो एल भी तो ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, एल ओरिजिनल लेंथ है, ये एल लेंथ से इंक्रीज कर गया, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल थी, स्मॉल एल लेंथ से इंक्रीज कर गया, ठीक है। ओरिजिनल डायमीटर डी था, इंक्रीज इन डिक्रीज इन डायमीटर ये डी के बराबर है, ठीक है। सो पॉइजन रेशियो ऐसा डिफाइन होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, पॉइजन रेशियो कैसे डिफाइंड होगा भाई, बताओ मुझे। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ बताता हूँ मैं, ठीक है। जो आपका लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल मतलब क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर, ठीक है ना। फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर विल बी योर लेटरल थिंग, ठीक है ना, या फिर रेडियस भी बोल सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। सो लेटरल चेंज इन डायमीटर विल बी लेटरल स्ट्रेन के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर जो है आपकी लेटरल मतलब साइड वाइज है ना डायमीटर, तो इट इज लेटरल, ठीक है ना। तो लेटरल स्ट्रेन काय के बराबर होगा, डिक्रीज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है ना। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन काय के बराबर होगा, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसी को कहा जाता है फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ कि फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ऐसा भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है ना। तो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि जब L पॉजिटिव होगा तो D निगेटिव होगा, क्योंकि जब लंबाई बढ़ाओगे, ये रॉड की जब नीचे से फोर्स लगा के लंबाई बढ़ाओगे तो D माइनस होगा, ठीक है ना, कम हो जाएगा, मतलब कि डिक्रीज होगा लेंथ में, ठीक है ना, डायमीटर में डिक्रीज होगा, ठीक है। जब भी नीचे से फोर्स लगाओगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंड शो करेगी, और जो डायमीटर है वो निगेटिव ट्रेंड शो करेगी जब नीचे फोर्स लगाओगे तो, ठीक है ना। सो दैट्स द रीज़न वाई दिस थिंग हैज़ बीन रिटन लाइक दैट, ठीक है ना। सो सिग्मा इक्वल टू माइनस साइन इसलिए आया, अपोजिट नेचर शो कर रहे हैं। जब भी एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी दूसरी डिक्रीज करेगी, एक की इंक्रीज करने पे दूसरी डिक्रीज करती है, जब भी तो माइनस का साइन लगा दिया जाता है, ठीक है ना। सो द माइनस साइन हैज बीन अप्लाइड ओवर हियर, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। सो नेगेटिव साइन इज टेकन एज व्हेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज पॉजिटिव, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव कब होगा, जब लेंथ में इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो देन ट्रांसवर्स स्ट्रेन इज निगेटिव, क्योंकि डायमीटर में डिक्रीज होगा, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। उल्टा करोगे सपोज इधर फोर्स ना लगा के इधर फोर्स लगाओगे, ठीक है ना, इधर फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मोटाई बढ़ेगी और लंबाई घटेगी, ठीक है ना। लेंथ विल डिक्रीज एंड विड्थ विल इंक्रीज इफ यू अप्लाई द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। सो दैट्स द रीजन व्हाई दे हैव बीन पुट एज नेगेटिव साइन, क्योंकि जब यहाँ से नीचे से फोर्स लगा दोगे, ठीक है ना, नीचे से फोर्स लगा दोगे, यहाँ से ऐसा फोर्स लगा दोगे तो मोटाई बढ़ जाएगी, ठीक है, चौड़ी हो जाएगी रॉड और लंबाई घट जाएगी, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन हैज बीन टेकन, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, ठीक है।
Now the relation between elastic constants, these have been asked repeatedly in the exams. So from here onwards we will do in the next class. ठीक है ना. रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट जो है ये क्लास भी आज ही आ जाएगी. ठीक है ना. बहुत सारा करने का है हमें. एंड दीज आर द रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है ना. रिपीटेशन. ठीक है ना. दीज हैव बीन आस्क्ड रिपीटेडली इन द एग्जाम. ठीक है. सो बने रहिएगा मेरे साथ. जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शिवरात्रि, शुभकर. थैंक यू वेरी मच. और अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा. अगर पहले लेक्चर से देखना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. ठीक है ना. सो थैंक यू.